बच्चे का मिला हुआ है, इसका उत्साह बढ़ाएं। और मैं आवाज दे रहा हूँ भाई सुनील शर्मा जी को कि वो आए। थोड़ा समय का ध्यान रखेंगे क्योंकि नरेंद्र भाई पहले कह चुके हैं भोजन की जो सुगंध है वो सबके दर्शनों में पहुंच रही है और विकलता बढ़ रही है, तो इसलिए और फिर हमारे जो दो अतिथि हैं वो उनको भी संबोधित करना है। भाई प्रबुद्ध मंच को नमन करता हूँ, माँ वीणा पानी को नमन करता हूँ, पावन पवित्र स्थल को नमन करता हूँ, आप सभी गरिमामय उपस्थिति को नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। चार पंक्तियां उन वीरों के सम्मान में समर्पित करता हूँ। नहीं डरते जो तूफानों से अगन मुट्ठी में रखते हैं, नहीं डरते जो तूफानों से अगन मुट्ठी में रखते हैं, लुटाए जान गैरों पर वही हर दिल में बसते हैं। कर्मवीरों की दुनिया में कायरता हो नहीं सकती, उड़ा दे फूंक से पर्वत वही इतिहास रचते हैं। बहुत बहुत आभार आप सभी का। और आप सब देख रहे हैं कि देश की राजनीति की कितनी विकट स्थिति हो गई है, तो उनके लिए चार पंक्तियां समर्पित करता हूं। पहले राष्ट्रवाद में है सारी राजनीतियां, बंद वोट बैंक का व्यापार होना चाहिए। पहले राष्ट्रवाद में है सारी राजनीतियां, बंद वोट बैंक का व्यापार होना चाहिए। पाक पाक राग जो अलापते हैं बार बार, ऐसे अब देश को गद्दार नहीं चाहिए। छिप छिप करते कायरों की भादीवार, अब एक झंडार पार होना चाहिए। शांति के लिए वार्ता की कोई बात नहीं, अब तो रफेल से प्रहार होना चाहिए। और अब जैसे मेरे बंसल साहब ने कहा है कि समय का अपना एक इस पर मैं इस तिरंगे की शान में एक गीत निवेदित करता हूं। देता रहे सलामी हरदम तुझे वतन, देता रहे सलामी हरदम तुझे वतन, लहराए तिरंगा तू छूता रहे गगन, लहराए तिरंगा तू छूता रहे गगन। तू सत्य का संदेश है भारत की शान है, तू सत्य का संदेश है भारत की शान है। तू देश का है गौरव जनगण की आन है, तू देश का है गौरव जनगण की आन है। झुकने न दूंगा तुझको, झुकने न दूंगा तुझको, निकलेंगे जब तक दम, लहराए तिरंगा तू छूता रहे गगन, लहराए तिरंगा तू छूता रहे गगन। जमने न दे लहू को तू वो उबाल है, जमने न दे लहू को तू वो उबाल है। तू क्रांति की ज्वाला की जलती मशाल है, तू क्रांति की ज्वाला की जलती मशाल है। ठंडी न हो दिलों में, ठंडी न हो दिलों में ये क्रांति की अगन, लहराए तिरंगा तू छूता रहे गगन, लहराए तिरंगा तू छूता रहे गगन। आजाद और सुभाष का तू स्वाभिमान है, आजाद और सुभाष का तू स्वाभिमान है। अशफाक के सुरों का तू क्रांति गान है, सींचा है जिसको वीर
वीरों में मुरझाए ना चमन, लहराए तिरंगा तू छूता रहे गगन, लहराए तिरंगा तू छूता रहे गगन। तू वेद की ऋचाएं है, तू ही पुराण है, गुरु ग्रंथ की वाणी तू ही कुरान है। तू वेद की ऋचाएं है, तू ही पुराण है, गुरु ग्रंथ की वाणी तू ही कुरान है। मजहब के नाम पर ना टूटे मेरा वतन, मजहब के नाम पर ना टूटे मेरा वतन, लहराए तिरंगा तू छूता रहे गगन, लहराए तिरंगा तू छूता रहे गगन, छूता रहे गगन, छूता रहे गगन। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बहुत बहुत आभार भाई सुनील शर्मा जी का। हमारे बीच में ये हमारा सौभाग्य है, हालांकि कोई सूचना नहीं थी, लेकिन फिर भी आ गए। ये हमारे लिए विशेष सौभाग्य की बात है। पटना से आए, कल परसों दिल्ली कार्यक्रम था और उसमें मैं भी था और वो भी थे। उन्होंने हालांकि जिक्र नहीं किया कि वो दिल्ली में या नोएडा में रुकने वाले हैं। आज सवेरे भाई नरेंद्र खामोश जी ने बताया कि एक युवा गीतकार, युवा कवि, बहुत अच्छे साहित्यकार ऋषि सिन्हा जी हमारे बीच में उपस्थित हो गए। मैं उनका किन शब्दों से आभार व्यक्त करूं, धन्यवाद करूं और उनको मैं आमंत्रित कर रहा हूं। भारत की पावन माटी का वंदन, भारत की पावन माटी का वंदन है। भारत की माटी केसर है, चंदन है। आजादी की इस बेला जिसने बलिदान दिए, शत शत नमन उन्हें, शत शत उनका अभिनंदन है, शत शत उनका अभिनंदन है। और भाई ऋषि सिन्हा जी आए मंच पर और इसके बाद हम सुनेंगे अपने अतिथियों को और बात करते हैं। आप सभी को सर्वप्रथम दोहे सुना रहा हूँ, उसके बाद एक घटना की बात करता हूँ। जिसके दिल में आग है, जिसके दिल में आग है, वही मनाता भाग। सुना कभी था विश्व ने भगत सिंह का गान, भगत सिंह का गान। हिंदी मीठे भाव का करती है सम्मान। यह पूरे देश में भारत का प्रतिमान। मंदिर मस्जिद से बड़ा मानवता का धर्म। जिनके दिल में दर्द है वही समझता मरूं। ये देश के तिरंगे झुकना तुझे न पाया, मरना हमें सिखाया, मिटना हमें सिखाया। ये देश के तिरंगे झुकना तुझे न पाया, मरना हमें सिखाया, मिटना हमें सिखाया। रखने को लाज तेरी उस वीर लाजपत ने, फिर जिंदगी लुटाई सरदार भगत सिंह ने। तो रंग केसरी है
तिरंगी शांति और सभ्यता बताता, प्राचीन संस्कृति को तो चक्र ने बताया, ये देश के तिरंगे झुकना तुझे न पाया। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ सब उपस्थित विद्वज्जनों को मैं बताना चाहूँगा कि दैनिक हरियाणा प्रदीप मेरा एक ऐसा समाचार पत्र है जिसको हमने साहित्य के लिए समर्पित किया है और प्रभु कृपा से, आप लोगों के आशीर्वाद से, शुभकामनाओं से, स्वामी जी की कृपा से हम उसको निरंतर साहित्य के लिए समर्पित करने का प्रयास कर रहे हैं। पिछले दिनों हमारे कुछ मित्रों का ये परामर्श भी था, विचार भी था कि एक साहित्यिक संस्था का गठन किया है। तो आपने देखा होगा बैनर पे नाम भी लिखा है और हमने डाला भी था, हिंदी साहित्य सम्मेलन। तो हम इस हिंदी साहित्य सम्मेलन का गठन करने जा रहे हैं और अगले महीने हम इसकी ओर से हिंदी दिवस पर एक बड़े कार्यक्रम के आयोजन की भी रूपरेखा बना है। हमें आप सबका सहयोग चाहिए। मेरा आपसे निवेदन है कि जो इस संस्था से जुड़ना चाहते हैं वो मुझे अपनी सहमति मेरे व्हाट्सएप पर या फोन पर दे दें। हम इसकी कार्यकारिणी का गठन करेंगे। पूरी तरह से लोकतांत्रिक संस्था होगी, किसी की जेब की संस्था नहीं होगी, किसी जाति व्यक्ति की संस्था नहीं होगी। ये संस्था आपकी सबकी संस्था होगी। जो मिलजुल कर जो काम करना चाहेंगे वो स्वयं अपनी जिम्मेवारी, अपने उत्तरदायित्व को लेंगे। और हम चाहते हैं कि गुड़गांव में जो साहित्य की मशाल आदरणीय स्वर्गीय फूलचंद जी सुमन ने प्रज्वलित की थी 80 के दशक में, 79-80 में, वो हम फिर से उसे प्रारंभ कर सकें। इसके लिए हमें आपका आशीर्वाद चाहिए, सहयोग चाहिए। और जिस तरह से कार्यक्रम उस समय होते थे, स्कूलों के बच्चों की सुरेख प्रतियोगिता, मानस पाठ प्रतियोगिता, हिंदी समूह गान प्रतियोगिता, लोकगीत प्रतियोगिता, वाद विवाद प्रतियोगिता, उन सारे कार्यक्रमों और कभी कभी हम परिचर्चाएं भी आयोजित करते थे हिंदी को लेकर। हिंदी कैसे बढ़े आगे, हिंदी का कैसे विकास हो। अब वो बहुत लंबी बातें हैं, उस समय की नहीं बता पाऊंगा, लेकिन आप सभी के समक्ष ये बात मैं रख रहा हूँ कि हम शीघ्र ही संस्था का गठन 10-12 लोगों से शुरू करेंगे और इसको हम रजिस्टर्ड कराएंगे सोसाइटीज अधिनियम के तहत। संस्था ऐसी होनी चाहिए जिसमें पारदर्शिता हो और किसी एक व्यक्ति की ना हो। अगर संस्थाएं जाति या धर्म या व्यक्तिगत हितों में उलझ जाती हैं तो संस्थाएं अपने उद्देश्य से भटक जाती हैं, फिर वो काम नहीं करती। ऐसा मैंने देखा है, आपने भी अनुभव किया। तो हम चाहते हैं कि राजेंद्र जी की भी सहमति है, इंदु जी की भी है और भी कुछ मित्रों की सहमति हमें मिली है। तो हम 10-11 लोगों को जोड़कर पहले महीने में एक दिन तय करेंगे, मीटिंग करेंगे और एक कार्यकारिणी का गठन करेंगे और उसके बाद हम उसको रजिस्टर्ड कराएंगे। रजिस्टर्ड कराने के बाद हम इसका अगला कार्यक्रम आप लोगों को सूचित करेंगे। अब हमारे बीच में जो है विशिष्ट अतिथि, मुख्य अतिथि, कुछ भी कहें, लेकिन वो ऐसी बहन है जो हमेशा हमसे जुड़ी रही, साहित्य के प्रति उनकी रुचि रही है और मेरा तो पूरे परिवार से परिचय है, बहुत पुराना परिचय है। मैं आमंत्रित करूंगा बहन सुनीता सहरावत जी को। अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव हैं, गुड़गांव में रहती हैं, सुखराली की निवासी हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि एक राष्ट्रीय स्तर का पद वो सुशोभित करती हैं। वो आए और अपना संबोधन दे। बहन सुनीता सहरावत। सभी को प्रणाम। आदरणीय
आदरणीय आज के इस कार्यक्रम के आयोजक और बहुत ही सीनियरों में ये बहुत ही आदरणीय महेश बंसल जी, इसी प्रोग्राम के आयोजक हमारे अशोक जी बहुत आदरणीय है मेरे लिए, बहुत सम्मानीय है। और आज के हमारे अध्यक्ष मेरे सम्मानीय भाई राजेंद्र निगम जी, बहुत ही सम्मानीय हमारे विशिष्ट अतिथि स्वामी संदाकनी जी, जो बहुत ही आदरणीय है हमारे लिए। मेरी बहन डॉक्टर सारिका जी चली गई, विशिष्ट अतिथि थी हमारी। और सभी मेरे बहुत ही आदरणीय और सम्माननीय मेरी बहनें और मेरे भाई, जो कवि सम्मेलन में जिनको आमंत्रित किया गया है, उन सबका मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ, सभी को सादर प्रणाम करती हूँ। और वास्तव में मैं आज अपने आदरणीय महेश बंसल जी के बहुत आभारी भी हूँ कि असली महिला सशक्तिकरण आज मैंने यहाँ देखा है कि हमारी बहनें, कवित्री बहनें इतनी बैठी हैं और जिनको सुनने का मौका मिला है। हम लोग सशक्तिकरण की बात करते हैं तो ये साबित कर दिया है महेश बंसल जी ने, अशोक जी ने और यहाँ के जो आयोजक हैं उन सभी ने। मैं सबसे पहले आज उन शहीदों को नमन करना चाहती हूँ जिनकी वजह से आज हम स्वतंत्र भारत एक परिंदे की तरह अपने पंख फड़फड़ा रहे हैं। और आज हम उन शहीदों की वजह से ही अपने देश में आन और बान से रह रहे हैं। उन अपने सभी वीरों को भी नमन करूंगी जो आज जिनकी वजह से हम सरहद पे हमारे वो वीर भाई बैठे हैं और आज हम उनकी वजह से अमन और चैन की जिंदगी जी रहे हैं। मैं उनको भी नमन करूंगी, उन माताओं को भी, उन बहनों को भी और उन बच्चों को भी, जिन माताओं और बहनों ने, जिन माओं ने अपना दूध सरहद पे बैठा रखा है और जिन बहनों ने अपना स्वाद सरहद पे बैठा रखा है और जिन बच्चों ने अपने पिता को, और आज तो हमारी बहनें भी सरहद पे बैठी हैं, मैं उनको भी नमन करना चाहूँगी। और मैं आज 75वीं हमारी स्वतंत्रता दिवस का सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी। और इस संस्था से मैं आज नहीं जुड़ी हूँ, मैं सरपंच बनी थी 94 में सुब्राली गाँव। मैं नमन करना चाहूँगी फूलचंद सुमन जी को, परम आदरणीय जो इस संस्था के हमारे 20 और जिनके साथ महेश बंसल जी, अशोक जी हमेशा से ही उन्होंने इस संस्था को चलाया। आज नहीं है अशोक अपने फूलचंद सुमन जी हमारे सामने, मेरे पिता तुल्य रहे हमेशा। उन्होंने हमेशा ही मुझे साहित्य सम्मेलन में इनवाइट किया और उसमें उपस्थिति होती थी बहुत महेश बंसल जी की भी, अशोक जी की भी, एक दो चेहरे और ऐसे हैं जो भी उस टाइम पे भी इस संस्था के साथ जुड़े हुए थे। और ये संस्था बहुत, ये हिंदी साहित्य सम्मेलन के नाम से बहुत अच्छे से चल रही थी। और महेश बंसल जी मेरे नेबर भी रहे हैं। आज तो मैं भी सेक्टर 14 में हूँ, महेश बंसल जी कहीं और सेक्टर 43 में कहीं रेजिडेंस उन्होंने ले लिया है, तो हम पड़ोसी भी रहे हैं। और मुझे बड़ा अच्छा लगा जब इनका फ़ोन गया और कहने लगे हिंदी साहित्य सम्मेलन कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत उस टाइम के पत्रकार हैं जब कोई पत्रकार होता है। गुड़गांव गिने गिने 2-3 ही पत्रकार थे, उनमें इनका प्रमुख नाम था महेश बंसल जी का। और इनकी पत्रकारिता उस टाइम भी देखी हमने, बहुत अच्छे से
इनके पेपर और इनकी न्यूज़ वो सब। तो आज दोबारा से इस संस्था को खड़ा करने के लिए सोचा है, तो मैं आपके साथ हूँ बिल्कुल, मेरा जितना सहयोग बन पड़ेगा, क्योंकि मैं आज से नहीं बहुत पहले से इनके साथ जुड़ी हुई हूँ। बीच में गैप आ गया था बहुत ज़्यादा, महेश जी ने बताया। तो बहुत अच्छी सोच है, क्योंकि हिंदी तो हम हिंदुस्तानी, ये हमारी राष्ट्रभाषा है, राष्ट्र का गौरव है ये भाषा, और इस पे हम ध्यान ना दें तो ये अच्छी बात है हमारे लिए। क्योंकि हिंदी है तो हम हैं, हिंदी है तो वतन है। तो अगर हम आज विषम परिस्थितियों में महेश जी ने हिंदी साहित्य सम्मेलन को जिंदा रखा है, मैं इनका बहुत आभार प्रकट करती हूँ। हम इतनी हीन भावना से क्यों अपनी हिंदी को समझते हैं? दूसरे देशों में जाओ, वो अपनी भाषा को क्या हीन भावना से समझते हैं? नहीं समझते। वो अपनी लैंग्वेज को कितना ऊपर रखते हैं और देशों में, हम क्यों समझते हैं? तो हमें सभी को, इतने बुद्धिजीवी हमारे सभी कवि बैठे हैं, कवि है तो राष्ट्र है, साहित्य है तो राष्ट्र है, साहित्यकार है तो राष्ट्र है। राष्ट्र को असली आईना साहित्यकार और कवि ही दिखाते हैं। हमें ये समझना चाहिए, क्योंकि साहित्य अगर हम पढ़ते हैं, साहित्य हमें मिलता है तो इन्हीं साहित्यकारों से ही मिलता है। और आज हम वो सब अपने बच्चों को ना सिखा के मेरे ख्याल में अच्छा नहीं है, क्योंकि कवि की कविताएं, मैं कोरोना काल में वीणा जी की कविताएं फेसबुक पे पढ़ती, उस टाइम में ये घर में बैठी बैठी भी उस टाइम में कविताएं लिखती थी। और मैं क्या, मेरे साथ और भी बहुत लोग पढ़ते होंगे इनकी कविताएं। उस टाइम में, जिस टाइम में कि कोई एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहता था, एक दूसरे के घर नहीं जाना चाहता था, तो ऐसे टाइम में हमें वीणा जी की मुझे कविताएं मिली और वो मैंने पढ़ी। तो इसी तरह हमारी सारी बहनें और भाई हमारे कवि हैं, हमें इनकी कविताओं का मान सम्मान करना चाहिए और मतलब इस उसको हमें और ऊंचा उठाना चाहिए अपने इसका। हमें कवियों को एक अच्छी उसमें रखना चाहिए। महेश जी, मैं कहना चाह रही हूँ कि जो हमारी कवित्री बहन और भाई हैं, इनको हमें हमेशा एक ऊंचा दर्जा देना चाहिए हमारे समाज को, क्योंकि ये हमारे समाज का आईना है। और मेरे अंदर तो बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए जिसे कहते हैं ना, अंदर से मतलब शब्द नहीं है, इतना मैं मानती हूँ, क्योंकि मैंने भी हिंदी में MA कर रखा है कमला नेहरू कॉलेज से। और हिंदी पढ़ना बहुत आसान नहीं है, हिंदी पढ़ना बहुत मुश्किल है, जिसको हम बहुत लाइटली लेते हैं। आज हमारे सब बोलते हैं, अरे हम तो इंग्लिश मीडियम स्कूल में बच्चे को डालेंगे, ये तो हिंदी मीडियम है, पर हिंदी है तो हम हैं। मैं ये दिल से शुक्रगुजार हूँ आप लोग इतने बुद्धिजीवी लोगों के बीच में, क्योंकि राजनीति करते 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 मेरा तेरा मेरा तेरा बहुत बोझ हो जाता है। नारेबाजी, एक दूसरे को भला बुरा कहना, एक दूसरे को नीचा दिखाना, यहाँ आके लगता है स्वर्ग में बैठे हैं, स्वर्ग में बैठे हैं और स्वर्ग की बातें सुन रहे हैं। यहाँ आके कितना अच्छा मुझे लगा, नारेबाजी के बीच से हटके इतना अच्छा लगा। और एक एक कविता इतनी साफ से भरी हुई थी कि आज आज़ादी के बारे में
कुछ कहने के लिए मेरे पास कुछ नहीं बचा, क्योंकि हमारी बहनें और मेरे भाइयों ने आज़ादी के लिए इतना अच्छा गाया और इतना अच्छा बोला है आज। तो हम महेश बंसल जी को मैं ये पत्रकारिता के साथ साथ हिंदी को भी जीवित रखते हैं। हम सबको इनका सहयोग देना चाहिए, साथ देना चाहिए, क्योंकि इनकी सारी जिंदगी ही साहित्य के साथ जुड़ के ही इन्होंने सारी जिंदगी निकाली। ऐसे बहुत कम लोग मिलेंगे। पूजन सुमन जी थे, अभी हमारे अशोक जी हैं जो इनका साथ दे रहे हैं। तो हमें भी इन्होंने जो बोला है कि इस समय मैं दोबारा से इस संस्था को पुनर्जीवित करना चाह रहे हैं महेश जी, तो हम सब, मैं भी आपके साथ हूँ महेश जी। बिल्कुल जैसा भी आप चाहेंगे, जिस उसमें भी चाहेंगे, मैं आपके साथ हूँ। और आप इस संस्था को खड़ा कीजिए, क्योंकि ये संस्था अग्रवाल धर्मशाला में हमारे प्रोग्राम होते थे हमेशा, और मैं आती थी, हर प्रोग्राम में आती थी। और जैसा महेश जी ने बताया, छोटे बच्चे हमारे कैटेगरी होती थी, सांस्कृतिक प्रोग्राम होते थे, प्रतियोगिताएं होती थी, बच्चों को प्राइज मिलते थे। और हमारी ये हिंदी साहित्य सम्मेलन के नाम की संस्था बहुत अच्छी चल रही थी उस टाइम पे। और हमेशा 1-2 बार बाल भवन में प्रोग्राम हुए, और अग्रवाल धर्मशाला में बहुत धूम धड़ाके से 2-3 दिन तक ये हमारा सम्मेलन चलता था। तो आज मुझे बैठे बैठे वो सब याद आ रहा था। तो महेश जी बता रहे थे, तो मैं तो उससे पहले ही, मैंने जब इन्होंने मुझे इसके लिए इनवाइट किया तो तब वो याद आ रहा था वो सब कुछ। तो हमें आज अपने देश के लिए अगर कुछ करना है तो हमेशा उन शहीदों को भी याद रखो, हमेशा उन कवियों को भी याद रखो जो हमारे लिए और हमारे देश को आईना दिखाते हैं। चाहे अच्छा है कोई, चाहे बुरा है, वो जरूर बोलते हैं। अभी महेश जी ने बोला कि हम राजा महाराजाओं के दरबार में गाने वाले नहीं हैं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। वो टाइम पहले था, राजा महाराजाओं के दरबार में कवि गाते थे। आज टाइम दूसरा आ गया, आज कवि स्वतंत्र है, स्वच्छंद है, कुछ भी बोल सकता है अपनी वाणी से, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपनी समाज की कृतियों के लिए। एक कवि देश के समाज को बनाने में उसका बहुत बहुत महत्वपूर्ण हाथ भी है, क्योंकि वो कृतियों को भी बोलता है, वो अच्छाइयों को भी बोलता है हमारा कवि। और हमारा इसी तरह हमारा साहित्यकार भी, वो हमारी देश की जो कृतियाँ हैं उसको भी लिखता है, और जो हमारी देश की अच्छाइयाँ हैं उसको भी लिखता है। तो मैं पुनः सभी का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करती हूँ, और तहे दिल से, गहराइयों से, कि आप लोगों के बीच में मुझे बुलाया और आप लोगों के समक्ष आई और सब आप लोगों को सुना। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत प्रेरणादायक, उत्साहवर्धक बातें अपने संबोधन में कही बहन सुमित्रा सहरावत जी ने, और सहयोग का जो आश्वासन दिया उन्होंने, उसके लिए भी उनका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम आशीर्वाद के लिए सुनना चाहेंगे। हमारे बीच में युवा सन्यासी हैं, स्वामी शांति बनी थी, सुमिर आश्रम, यहाँ उनका सेक्टर 102 में है। वैसे इनका जो मुख्य आश्रम है वो उड़ीसा में है, और ये मठ के महंत हैं। वैसे बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि वो गुड़गांव जिले के ही निवासी, सिधरावली गांव में की सारी शिक्षा दीक्षा वही कॉलेज में हुई, लेकिन बाद में ये समाज सेवा में, मानव सेवा में
लगे। और जो इनका आश्रम काम कर रहा है वो धर्म संबंधित तो है ही, लेकिन विशेष रूप से जो ये पर्यावरण के लिए काम कर रहे हैं, जल संरक्षण के लिए काम कर रहे हैं, जाते हैं जगह जगह, इसी काम के लिए लोगों को प्रेरित करते हैं। आदर के साथ मैं निवेदन कर रहा हूँ स्वामी जी से मंच पर आए और आशीर्वाद दें। आदरणीय स्वामी। पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। सर्वप्रथम बंसल जी का धन्यवाद देना चाहूँगा। बंसल जी से अक्सर बातें होती हैं और उनकी जब भी बात होती है तो वो समाज कल्याण के लिए होती है। वो कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, कुछ ना कुछ करने की बात करते हैं। हमारे आयोजक शर्मा जी, हमारे अतिथिगण बहन जी आई हुई हैं, हमारे साथ में सेठी जी हैं और हमारे साथ में हमारी बहनें कवियत्री और हमारे भाई कवि आए हुए हैं। आप सबको प्रभु से प्रार्थना है, प्रभु आप सबका कल्याण करे और माँ भगवती सदैव सदैव अपनी कृपा आप सब पर बनाकर रखे। जब बात होती है, और जैसे कि हम बात कर रहे हैं आज स्वतंत्रता दिवस, इस बात को कहने से पहले एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि जब हम किसी को याद करते हैं, हमारे मन में वो स्मृतियां रहती हैं, तो हम किसी को स्मृति में किसी को याद क्यों करते हैं? क्या हम किसी को इसलिए याद करते हैं कि कोई हमें छोड़कर चला गया? ना। अगर हम आज किसी को याद कर रहे हैं, उसका अर्थ है कि उन्होंने अपना जीवन कैसे जिया, उनके जीवन से पूरे समाज को क्या प्रेरणा मिली और उनके जीवन से प्रेरणा लेकर हम भी अपने जीवन को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। उस प्रेरणा के लिए हम किसी को याद करते हैं, अपनी स्मृतियों करते हैं। अभी पिछले महीने में मंगल सुभाष रिसर्च एंड वेलनेस सेंटर, इसकी स्थापना हुई, जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर अम्बेडकर नगर जिले में एक जगह है मालीपुर। बहुत ही आप कह सकते हैं कि रिमोट एरिया या रूरल एरिया, लेकिन वहाँ पर उसकी स्थापना हुई। उसके अधिष्ठापन के लिए मैं गया हुआ था। वो एक ऐसा वेलनेस रिसर्च सेंटर वहाँ पे स्थापित हुआ है कि जो कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम के पहले सेनानी महाबलिदानी मंगल पांडे जी से लेकर और नेताजी सुभाष चंद्र बोस सबको समर्पित है। कभी कभी मुझे लगता है कि जितने भी ये महान लोग हमारे इस धरा पर आए, हमारे बीच में आए, कभी कभी तो ऐसा उनके कार्यों को देखकर ऐसा लगता है कि वो तो मनुष्य थे ही नहीं, वो तो वो पवित्र आत्माएं थी जो इस धरा पर आई। उन्होंने अपना काम किया, अपना कार्य पूर्ण किया और कार्य पूर्ण होने के बाद में इस धरा को छोड़कर हम सबको प्रेरणा देकर और इस धरा से विदा लेकर चले। गौड़ साहब ने बात की थी मीरा जी। हम कहते हैं कि कौन महान है, महान कौन है, सोचते हैं हम। अपने लिए तो सब लोग जीते हैं,
अपने लिए तो हर मनुष्य काम करता है, स्वयं में महान बनने की इच्छा आसक्ति हर मनुष्य रखता है और महान हो भी जाते हैं, बहुत महान होते हैं। तो फिर महान कौन हुआ? महान वही व्यक्ति है जो कि अपने आसपास के लोगों को महान बना देता है। डॉक्टर साहब, मीरा जी ने भगवान श्री कृष्ण के भजन गाए और भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य पाकर वो इतनी महान हो गई कि आज हम मीरा जी के भजन गाते हैं, तो वो महान। जब बात कविता की चल रही है, कविता लिखना मुझे नहीं आता है, लेकिन एक प्रेरणादायक कविता मुझे काफ़ी दिनों से मेरे मन में चल रही थी। और जब बंसल जी ने बताया कि एक काव्य गोष्ठी का हम आयोजन कर रहे हैं, तो मन किया कि शायद एक कविता मैं भी पढ़ूं। मेरी नहीं है, लेकिन पढ़ने से शायद बहुत अच्छी है, मुझे खुद बहुत अच्छी लगी, इसलिए आप सबके साथ। कवि कहता है, तो क्या हुआ, तो क्या हुआ अगर जीवन में थोड़ा सा संतरास लिखा है? तो क्या हुआ अगर जीवन में थोड़ा सा संतरास लिखा है? जिसने जितनी पीड़ा झेली, जिसने जितनी पीड़ा झेली, उतना ही इतिहास लिखा। ये समर्पित है हमारे सभी बलिदानियों के लिए, हमारे स्वतंत्रता संग्राम के सभी सेनानियों के लिए। तो क्या हुआ अगर जीवन में थोड़ा सा संतरास लिखा है? जिसने जितनी पीड़ा झेली, उतना ही इतिहास लिखा है। आगे है, जिस काया में गर्भ विराजे, जिस काया में गर्भ विराजे, उसकी रंगत खो जाती। हमारी सभी माताओं बहनों के लिए है, उनकी शक्ति को नमन है। जिस काया में गर्भ विराजे, उसकी रंगत खो जाती है। अन्न उपजना होता है तो धरती छलनी हो जाती है। जो डाली पलती है उसको, जो डाली पलती है उसको, बोझा भी ढोना पड़ता है। भोर अगर नम होती है तो रातों को रोना पड़ता है। पत्ता पत्ता झरना सीखा, पत्ता पत्ता झरना सीखा, तब जाकर मधुमास लिखा है। जिसने जितनी पीड़ा झेली, उतना ही इतिहास लिखा। कुछ पंक्तियां और है। फूल लदी डाली से जो तूफान भिड़े, बहुत समझने की बात है, छोटी सी बात है लेकिन बहुत बड़ी बात है। फूल लदी डाली से जो तूफान भिड़े, तो क्या हुआ? तो महक उठे। अगर फूल से लदी हुई डाली है और उसमें हवा प्रवेश कर जाए तो पूरे वातावरण को ही सुगंधित कर दे। देखिए, फूल खुद तो टूट जाता है लेकिन पूरे वातावरण को अपनी सुगंध दे जाता है। ऐसे ही हमारे वीर स्वतंत्रता सेनानी कि वो फूल, वो तो डाली से चले गए लेकिन वो अपनी सुगंध पूरे वातावरण के अंदर छोड़ गए।
फूल नदी डाली से जो तूफान गिरे तो महक उठे, संजीदे की उंगली से जो साज छिड़े तो चहक उठे। जिस राघव ने घर छोड़ा था, भगवान श्री रामचंद्र जी की बात है, जिस राघव ने घर छोड़ा था उसने पूरा युग जीता है। जिस रानी ने सुख मांगा था, जिस रानी ने सुख मांगा था उसका अंतर मन रीता है। ये कई ने तो खुद अपने ही जीवन में वनवास लिखा है, जिसने जितनी पीड़ा झेली उतना ही इतिहास लिखा। देखिए, माता कैकेयी ने राजपाट मांगा था, लेकिन अगर आप वास्तव में देखें, यथार्थ रूप से देखें, तो वनवास तो उन्हीं के जीवन में लिखा है। खोने को तो पांचाली ने, खोने को तो पांचाली ने 5 सुतों का जीवन खोया, लेकिन जो रण में जूझा था, अभिमन्यु की बात है यहाँ पर, खोने को तो पांचाली ने 5 सुतों का जीवन खोया, पर जो रण में जूझा था युग उसके ही शव पर रोया। काया वज्र बनानी है तो, काया वज्र बनानी है तो तय मानो, लोहा पीना पड़ता है। जिसने जितनी पीड़ा झेली उतना ही इतिहास। आखिरी 2 पंक्तियां माता शबरी के लिए, क्योंकि माता शबरी को हम नहीं भूल सकते, उनके योगदान को हम नहीं भूल सकते। शबरी ने जीवन भर आंसू भोगे, शबरी ने जीवन भर आंसू भोगे, तब उल्लास लिखा है। जिसने जितनी पीड़ा झेली उतना ही इतिहास लिखा। एक बार पुनः प्रभु से प्रार्थना है, प्रभु आप सबका कल्याण करें और माँ भगवती सदैव सदैव अपनी कृपा आप सब पर बना करें। बहुत सुंदर आख्यान, प्रेरणास्पद व्यक्तित्व और प्रेरणादायी वाणी। हमारी इच्छा होगी स्वामी जी का जो आश्रम है सेक्टर 102 में, हम कभी वहाँ पर काव्य गोष्ठी और उस वातावरण में करें, ताकि सबको लगे कि हम किसी सुचितापूर्ण वातावरण में हैं वहाँ पर। तो मैं एक बार निवेदन करूँगा अशोक जी से कि आदरणीय स्वामी जी को सम्मानित करें, अभिनंदन करें उनका।
कार्यक्रम समापन की ओर बढ़ रहा है और आज के इस कार्यक्रम की जो अध्यक्षता कर रहे हैं भाई राजेंद्र निगम राज, मुझसे गड़बड़ हो जाती है, कई बार मैं राजेंद्र राज निगम बोलता हूँ, कभी राजेंद्र निगम राज बोल देता हूँ, चलता है। हम लोग भी यही करते हैं। तो बैंक से चीफ मैनेजर रिटायर्ड है और साहित्य के लिए समर्पित व्यक्ति हैं, बहुत सुंदर लिखते हैं और उससे भी सुंदर पढ़ते हैं। इनके जो अभी लिखेंगे इनके मधुर कंठ से आप रचनाएं सुनेंगे और एक कविता तो मैं इनको पहले ही निवेदन कर देता हूँ, वो जो जून वाली कविता है, देहरादून वाली कविता है, वो जरूर सुनाएंगे। और उससे पहले जो ये हम सब के प्रति जो उनका स्नेह है उसका प्रदर्शन करते हुए अपना अध्यक्षीय संबोधन हमें देंगे आदरणीय राजेंद्र राज निगम। माँ वाणी को नमन करता हूँ। समय की जो सीमा थी वो समय सीमा पार हो चुकी है, लेकिन मैं भी समय का ध्यान रखूंगा। बहुत ही शानदार संचालन, आयोजन, संयोजन आदरणीय महदूल जी का, और अभी आपने देखा था आदरणीय अशोक अफसर जी का शानदार साथ में पसंददार संचालन देखा आपने। और दुर्भाग्य ये कि आदरणीय अशोक जी धर्मपत्नी मेरे भाभी जी को थोड़ी चोट लग गई है, तो थोड़ा सा माहौल, लेकिन वो जल्दी स्वस्थ हो, हम सब कामना करते हैं। और जैसा हम सबको मालूम है, हमारे प्रिय साहित्यकार भाई योगेश वशिष्ठ जी कल सर्वलोक को नमन कर गए हैं, तो उनको नमन करता हूँ। और 4 लाइनें पहले मैं प्रस्तुत करता हूँ उनकी याद को, कि हर घड़ी हर पल हमेशा याद हमको आएंगे, आप अपनों के दिलों से दूर कैसे जाएंगे। कि हर घड़ी हर पल हमेशा याद हमको आएंगे, आप अपनों के दिलों से दूर कैसे जाएंगे। और आपका स्नेह हम पर था सदा, होगा सदा। आपका स्नेह हम पर था सदा, होगा सदा। आपके स्नेह को भूल कैसे पाएंगे। तो उनकी यादें हमारे साथ रहेंगी। मैं नमन करता हूँ आदरणीय हमारे जो संदीपनी महाराज बैठे हैं, उनको प्रणाम करता हूँ। डॉक्टर सारिका शर्मा जी चली गई हैं, उनको भी नमन। आदरणीय सुनीता सरावत जी हैं, आदरणीय कामत जी बैठे हैं, और सभी विद्यालय के जो हमारे शिक्षकगण हैं सबको नमन प्रणाम करता हूँ। साहित्यकार हमारे सब साथ के हैं, सबको यथा योग्य नमस्कार प्रणाम। और जहाँ तक साहित्य की बात है, तो दुनिया की हर ताकत जो कंट्रोल कर सकता है, जो अपने वश में कर सकता है, वो साहित्य है। दुनिया को बिगड़ने से बचाता है। तो 4 लाइनें इस विषय में कि आज सूरज ने फिर से पुकारा मुझे, चांद खुद कह रहा है सितारा मुझे। कि आज सूरज ने फिर से पुकारा मुझे, तो चांद खुद कह रहा है सितारा मुझे। तो गिर रहा हूँ, मुझे आगे थामो जरा। कि गिर रहा हूँ, मुझे आगे थामो जरा। आसमां कर रहा है इशारा। ये इशारा पूरी दुनिया साहित्यकारों की कर रही है कि अगर हम कहीं गिर रहे हैं, कहीं गलत जा रहे हैं, तो हमें संभालो आकर। और इसी तरह हमारे भाई आदरणीय अशोक जी बैठे हैं, मंथन जी बैठे हैं, उनकी तरफ से आपने क्या कि मैं मुकद्दर आजमाना चाहता हूँ। कि मैं मुकद्दर आजमाना चाहता हूँ, हर अंधेरे को मिटाना चाहता हूँ। कि मैं मुकद्दर आजमाना चाहता हूँ, हर अंधेरे को मिटाना चाहता हूँ। और चांद तेरी चांदनी धुंधली बहुत है। कि चांद तेरी चांदनी धुंधली बहुत है। आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, आप मुझे बताइए। कि चांद तेरी चांदनी धुंधली बहुत है, रात में सूरज उगाना चाहता हूँ। तो ये सभी साहित्यकार हमारे रात में सूरज उगा रहे हैं, अंधेरे को दूर कर रहे हैं। और एक तरतीब चाल है, और उसके बाद में स्वतंत्रता का गीत कि लिखेंगे सच भले तलवार के साए में रखो तुम। ये सारे कवि कह रहे हैं, ये सारे साहित्यकार कह रहे हैं, हमारी सोच को तुम धूप से झुलसा नहीं सकते। कि लिखेंगे सच भले तलवार के साए में रखो तुम, हमारी सोच को तुम धूप से
बिसा नहीं सकते, तो सुनो फौलाद को पिघला के लिखी है ये तहरीरें, कि सुनो फौलाद को पिघला के लिखी है ये तहरीरें, इन्हें तुम मोम की मानिंद यूं पिघला नहीं सकते, इन्हें तुम मोम की मानिंद यूं पिघला नहीं सकते। और इसी क्रम में मैं एक प्रस्तुत करूंगा कि माथे पर हम 3 रंग का तिलक लगाएंगे, कि माथे पर हम 3 रंग का तिलक लगाएंगे, भारत माता के गौरव की गाथा गाएंगे, कि भारत माता के गौरव की गाथा गाएंगे। और वीर भगत सिंह सावरकर की अमर कहानी को, पहला छंद है शहीदों को, कि वीर भगत सिंह सावरकर की अमर कहानी को, मंगल पांडे बिस्मिल की जाबाज जवानी को, और कैसे भूलेंगे बापू को, शास्त्री जी को हम, रानी लक्ष्मी बाई, चंद्रशेखर आजाद, लक्ष्मी बाई दीवानी को, कि इनके किस्सों को मिलकर, इनके किस्सों को मिलकर फिर से दोहराएंगे, भारत माता के गौरव की गाथा गाएंगे। और दूसरा छंद हमारे कश्मीर को समर्पित है कि केसर की क्यारी को फिर से हरियाली देंगे, कि केसर की क्यारी को फिर से हरियाली देंगे, और आने वाली पीढ़ी को हम खुशहाली देंगे। और बेघर जिनको किया वक्त के जालिम पंजों ने, होली भी देंगे उनको फिर दिवाली देंगे, तो उनके वही सुनहरे दिन, कि उनके वही सुनहरे दिन वापस लौटाएंगे, भारत माता के गौरव की गाथा गाएंगे। प्रत्येक क्षण पूरे देश के लिए, कि अमन चैन की बारिश हो अब कहीं न दंगा हो, कि अमन चैन की बारिश हो अब कहीं न दंगा हो, ऊपर ले हम आज से मैली कभी न गंगा हो, कि अमन चैन की बारिश हो अब कभी न दंगा हो, ऊपर ले हम आज से मैली कभी न गंगा हो। और देश प्रेम की आग जले अब हर एक सीने में, बच्चे बच्चे के हाथों में सिर्फ तिरंगा हो, कि बच्चे बच्चे के हाथों में सिर्फ तिरंगा हो। तो एक नए भारत की हम, एक नए भारत की हम तस्वीर बनाएंगे, भारत माता के गौरव की गाथा गाएंगे, कि आज के शुभ दिन एक दिया हम और जलाएंगे, माथे पर हम 3 रंग का तिलक लगाएंगे, भारत माता के गौरव की गाथा गाएंगे। बहुत बहुत देखिए, तो विषय से हटकर, आज के माहौल से हटकर और समय से हटकर ये रचना का एक आदेश हुआ, लेकिन मुझे जितने याद है उतने सुना देता हूँ। एक लोकगीत है कि पहने कुर्ता पे पतलून आधा फागुन आधा जून, कि पहने कुर्ता पे पतलून आधा फागुन आधा जून, और अम्मा सूखी रोटी खावे पप्पा भूखे ही सो जावे, पप्पा सूखी रोटी खावे अम्मा भूखी हो सो जावे, कि बिटुआ खाए आलू भून आधा फागुन आधा जून, कि पहने कुर्ता पे पतलून आधा फागुन आधा जून। तो पप्पा ना देखे हरदोई, घर में ना आटा ना लोई, घर में ना आटा ना लोई, पप्पा ना देखे हरदोई, कि बिटुआ
कि बिटुआ चला है देहरादून, आधा फागुन आधा जून, कि पहने कुर्ता पे पतलून, आधा फागुन आधा जून। पप्पा वेरी वेरी लेजी, और बिटुआ अम्मा ना जाने अंग्रेजी की। पप्पा वेरी वेरी लेजी, अम्मा ना जाने अंग्रेजी की। बिटुआ बोले आफ्टरनून, आधा फागुन आधा जून। इस बार क्षमा से इसी रचना की धन्यवाद। राष्ट्रभक्ति की रचनाओं से सराबोर ये कार्यक्रम हमारे अध्यक्षीय संबोधन के साथ राजेंद्र निगम जी की जो ये हास्य कविता है उसके साथ समाप्त होता है। और इससे पहले मैं आप सभी को भोजन के लिए आमंत्रित करूं। एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक आभार, धन्यवाद। हमारी जो विशेष अतिथि बहन सुनीता सहरावत जी, स्वामी सांदीपनी जी और हमारे वरिष्ठ साहित्यकार गजलकार प्रोफेसर आर.पी. सेठी कमाल जी का हार्दिक धन्यवाद, आभार, जिन्होंने इतना समय हमें दिया। समय काफी लग गया और साथ ही साथ आर्य समाज का मंदिर का प्रांगण हमें मिला। भाई अशोक शर्मा जी का संयोजन और उनकी सारी व्यवस्था में जो सहयोग मिला यहाँ के विद्यालय की प्राचार्य बहन का और उनके सहयोगियों का, तो उन सभी के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अगली बार फिर हम एकत्रित होंगे। दूसरा कार्यक्रम जब प्रारंभ होगा, हो सकता है अगला यहाँ कार्यक्रम निकट भविष्य में करें। और शहीदों को विनम्र श्रद्धांजलि देते हुए हम आप सबको आमंत्रित करते हैं भोजन के लिए। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मरने वाले का यही बाकी निशान होगा, यही निशान होगा। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार सभी का। भोजन के लिए आमंत्रित है और मैं निवेदन करूँगा अशोक शर्मा जी से कि भाई राजेंद्र जी को अभिनंदन स्वरूप आप